तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो करंट अफेयर्स वॉचडॉग में आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो गाइज आज क्या है, आज है डेट 23 अप्रैल 2020 और आज डे है थर्सडे। तो गाइज लेक्चर शुरू करने से पहले हम देखते हैं कुछ खूबसूरत पंक्तियां। तो देखिए बहुत खूबसूरत लाइनें हैं। अक्सर जब एज आती है कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में, तो गाइज वही एज आ जाती है आपका प्यार करने में। तो देखिए दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा है और आई होप कि आप भी इसी एज से निकल रहे होंगे। तो क्या लिखा है, प्यार और कैरियर में से किसी एक को चुनना हो तो कैरियर को चुने, क्योंकि भूखे पेट प्यार नहीं होता। तो गाइस बहुत खूबसूरत लाइनें लिखी हुई हैं। अगर आपको किसी के साथ लव अफेयर में जाना है या फिर आपको कम्पिटिटिव एग्जाम को तैयार करके अपने कैरियर को खूबसूरत बनाना है, तो गाइज आपके पास ये दोनों ऑप्शंस हैं। तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि आप कैरियर को अपनाएं, क्योंकि अगर आपका कैरियर अच्छा बन जाता है गाइज, उसके बाद आपकी आधे से ज्यादा जिंदगी प्यार के लिए बच जाएगी। तो गाइज प्यार जो है, प्यार लाइफ में कभी भी हो सकता है, लेकिन कैरियर बनाने की जो एज है वो यही एज है जिस एज में आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और गाइज एक बात मैं ये भी बता दूं कि आप अगर अपने कैरियर बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपका पार्टनर 100 टाइम्स बेटर मिल जाएगा उस पार्टनर से जो आप कैरियर बर्बाद करके जो आपको पार्टनर मिलेगा। तो गाइज देखते हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो गाइज अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मानो वो यूपीएससी है या स्टेट पीएससी है, या उसके अलावा आप एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, बेल्ट फोर्सेस का कोई एग्जाम दे रहे हैं, गाइज आप किसी भी एग्जाम को अगर देने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही होगा। अराउंड 30% जो है डायरेक्ट करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं और 30 से 40% स्टैटिक पार्ट जो काफी ज्यादा न्यूज में चलता है गाइज, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गाइज देखिए, जैसे ही जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, ये एक प्रकार का यूएसए का सिस्टम था जिसके अंडर भारत को काफी सारी ट्रेड में जो है वो छूटें मिलती थी। लेकिन अब यूएस क्या कर रहा है कि इंडिया को डेवलपिंग कंट्री से हटाकर इंडिया को डेवलप्ड कंट्री कह रहा है। तो इस कारण ये जो डब्ल्यूटीओ या वर्ल्ड बैंक है, ये काफी ज्यादा न्यूज में है। तो आपके पास डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के रिगार्डिंग, इनके क्राइटेरिया के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट्स हैं और दोनों स्टेटमेंट्स को देख के आपको क्या करना है, आपको करेक्ट बताना है। देखिए अब स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है, डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन uses the factors of trade and the level of economic development of a country as the criteria of making a distinction between a developed and a developing country member। तो गाइस कौन सी कंट्री डेवलप है, कौन सी कंट्री डेवलपिंग है, इसको, इस क्राइटेरिया को डिफाइन करने के लिए, इस स्टेटस को डिफाइन करने के लिए स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है कि डब्ल्यूटीओ क्या यूज करती है, किस किस फैक्टर से है उसके ट्रेड उसका कैसा है, या उस कंट्री में जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट है किस लेवल पर जा रही है। अगर अच्छे लेवल पर जा रही है तो उसे डेवलप्ड कहा जाना चाहिए, और अगर वो अच्छे लेवल पर नहीं है, नॉर्मल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है, तो वो डेवलपिंग कंट्री होगी। तो गाइस क्या ये क्राइटेरिया डब्ल्यूटीओ अपनाती है? स्टेटमेंट सेकंड कह रही है, वर्ल्ड बैंक यूजेस पर कैपिटा इनकम। तो गाइस पर कैपिटा इनकम क्या होती है, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता दूं कि एक फैमिली में मानो कि 1000 रुपया है और उसमें 10 लोग हैं, तो 10 लोगों को 1000 रुपए में से जो 100 रुपीज हैं वो आ जाएंगे। तो गाइज ये इनका पर कैपिटा जो मनी है वो कितना आ जाएगा, 100 रुपीज। तो यही बात कह रहा है कि क्या वर्ल्ड बैंक यूजेस पर कैपिटा इनकम एज द क्राइटेरिया टू क्लासिफाई कंट्रीज एज डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, कि जिनका पर कैपिटा इनकम जिस कंट्री के मेंबर्स का ज्यादा है और जिनका कम है उनको डेवलपिंग कंट्री, और जिनका ज्यादा है उनको डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस, क्या वर्ल्ड बैंक ये क्राइटेरिया अपनाता है? तो गाइज आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों में से आपको करेक्ट बताना है। ऑप्शन ए कह रहा 1 ओनली, बी कह रहा 2 ओनली, सी कह रहा बोथ 1 एंड 2, डी कह रहा नाइदर 1 नॉट 2। तो गाइज देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, कि वर्ल्ड बैंक जो है ये पर कैपिटा इनकम को देखकर ही ये डिस्टिंक्शन देता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है लेकिन कौन सी डेवलपिंग नहीं है। लेकिन किसी भी प्रकार का क्राइटेरिया डिवीजन के लिए या स्ट्रेटिफिकेशन के लिए डब्ल्यूटीओ के पास नहीं है। क्यों नहीं है गाइस, डिटेल में देखते हैं। अंडर द डब्ल्यूटीओ रूल्स एनी कंट्री कैन सेल्फ डेजिग्नेट इटसेल्फ
एज अ डेवलपिंग कंट्री, कि कोई भी कंट्री अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस दे सकती है, यानी डब्ल्यूटीओ के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। In fact, the WTO does not lay down any specific criteria for making a distinction between a developed and a developing country member, unlike in the World Bank where per capita incomes are used to classify countries. तो guys वर्ल्ड बैंक में पर कैपिटा इनकम के बेस पे क्लासिफिकेशन की जाती है, लेकिन जो WTO है इसके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है क्लासिफिकेशन के लिए। बट डिस्पाइट दिस क्लियरली लैड डाउन क्राइटेरिया इन द WTO रूल्स फॉर मेकिंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। तो गाइस हालांकि WTO के पास कोई क्राइटेरिया नहीं है और ये यूएस को भी पता है, लेकिन बावजूद इसके द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव employed an arbitrary methodology that took into consideration economic, trade and other factors including the level of economic development of a country based on a review of the country per capita gross national income and a country's share of world trade to exclude India from list of designated developing countries। तो गाइस क्या है कि वर्ल्ड बैंक ने और WTO के अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री खुद को डेजिग्नेट कर सकती है डेवलपिंग कंट्री, और इंडिया ने अपने आप को डेवलपिंग कंट्री में ही एक प्रकार का डेजिग्नेशन दिया हुआ है। लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये अर्बिट्रेरली अपनी मर्जी से इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ देखकर, इंडिया के ट्रेड देखकर और अदर फैक्टर्स जो हैं उनको देखकर इंडिया को डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी से बाहर करने की बात कह रहा है। ये कहता है कि इंडिया अब डेवलप्ड कंट्री है। तो गाइस क्या डिफरेंस होता है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में? जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं यूनाइटेड नेशन में, डेवलप्ड कंट्रीज उनको ज्यादा फंडिंग करती हैं और वहां से जो असिस्टेंस है कंपेंसेशन कम लेती हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं इनका कंट्रीब्यूशन वहां कम होता है और इनको बेनिफिट ज्यादा मिलता है। यही कारण है कि जो इंडिया ने अभी तक अपने आप को डेवलपिंग कंट्री के स्टेटस में रखा हुआ। तो गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस का ध्यान रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस ये भी हमेशा न्यूज में रहता है। देखिए आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों में से आपको करेक्ट बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है द फिजिकल डेफिसिट मैप्स द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीव्ड्स। कि जो फिजिकल डेफिसिट होता है ये क्या दर्शाता है हमें कि हमारा रेवेन्यू आ कितना रहा है और जा कितना रहा है। गाइस अगर रेवेन्यू कम आता है और आपका खर्चा ज्यादा है तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे फिजिकल डेफिसिट। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? सेकंड कह रहा FRBM एक्ट, ये है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2003 mandated limiting the fiscal deficit to 3% of the nominal gross domestic product and eliminate revenue deficit। स्टेटमेंट सेकंड कह रही है कि क्या एक FRBM एक्ट आया था 2003 में जिसने ये लिमिट तय की थी कि इंडिया का जो नॉमिनल GDP है उसकी रेशो में 3% या इससे कम करना है फिजिकल डेफिसिट को, और जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको टोटल खत्म करना है। गाइस ये आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स हैं, दोनों को देख के आपको करेक्ट बताना है। ऑप्शन ए कह रहा 1 ओनली, बी कह रहा 2 ओनली, सी कह रहा बोथ 1 एंड 2, डी कह रहा नाइदर 1 नॉट 2। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हैं। क्यों करेक्ट हैं ये यहां देखते हैं। देखिए जो FRBM एक्ट था इसकी क्या फुल फॉर्म है? द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। FRBM Act, which was initiated in the year 2003 but has been tweaked several times since then। तो गाइस ये जो एक्ट है ये 2003 में आ जाता है और उसके बाद इसमें काफी जो है पुल्स और पुशेस होते हैं। ट्वीक का मतलब होता है उतार चढ़ाव इसमें लगे रहते हैं। लेस्ड ऑन द रेड लाइंस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट्स इंक्लूडिंग फिजिकल डेफिसिट। तो गाइस फिजिकल डेफिसिट का क्या मतलब है और ये एक्ट बनाने के पीछे क्या रीजन है, मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं कि कोई भी जो सरकार है, जब सरकार आती है तो सरकार क्या करती है? बहुत सारा उधारी लेके सरकार के ऊपर कर्ज चढ़ा के, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे बाद जो सरकार आएगी वो ये कर्ज चुका देगी, और अगली भी यही सोचती है। ये करते करते जो गवर्नमेंट का एक्सचेकर होता है उसके ऊपर काफी ज्यादा बर्डन पड़ जाता है। इसी को कंट्रोल करने के लिए ये देखिए फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, इसीलिए ये FRBM एक्ट आया कि सरकार, कोई भी सरकार जो आएगी, जितना इंडिया का GDP है
उसकी एक प्रॉपर रेशो में ही बोरोइंग्स करेगी। ये नहीं है कि अगले सरकार पर किसी भी प्रकार का बर्डन नहीं डालेगी। तो गाइस इसलिए ये एक्ट आता है। Fiscal deficit is another key marker and it maps the excess of revenue expenditure over revenue receipts। और ये fiscal deficit क्या है? ये हमें ये दर्शाता है कि सरकार का रेवेन्यू कम है और खर्चा जो है वो एक्सेस में है, उससे ज्यादा है। The FRBM Act of 2003 had mandated that apart from limiting the fiscal deficit to 3% of nominal GDP, कि इंडिया की जितनी नॉमिनल जीडीपी है उसका 3% से ज्यादा फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट नहीं बना सकती, अगर है तो उसको 3% से कम करना है। द रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी ब्रॉट डाउन टू जीरो। और इसमें क्या टारगेट्स रखेंगे गाइस? डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछे जाने की संभावना है ये। तो फिजिकल डेफिसिट को 3% करना है और जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको 0% करना है। दिस वुड हैव मेंट दैट ऑल द गवर्नमेंट बोरोइंग और फिजिकल डेफिसिट फॉर द ईयर वुड हैव फंडेड ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। तो गाइस इस प्रकार की एक्सप्लेनेशन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जम्मू और कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है काफी देर से न्यूज में चल रही है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद। तो क्वेश्चन है द नेम ऑफ विच नेशनल पार्क इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिटरली स्टैंड्स फॉर 10 विलेजेस। कि कौन सी नेशनल पार्क है ऐसी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जिसका नाम 10 गांवों के नाम से जुड़ा हुआ है? सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, नन ऑफ दिस। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है नन ऑफ दिस, क्योंकि जो 10 विलेजेस के नाम के साथ जो नेशनल पार्क का नाम जुड़ा हुआ है वो है डच्ची गाम नेशनल पार्क। डच्ची का मतलब ही होता है 10 और गाम का मतलब होता है विलेजेस। द नेम ऑफ द डच्ची गाम नेशनल पार्क लोकेटेड 22 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी ऑफ श्रीनगर लिटरली स्टैंड्स फॉर 10 विलेजेस। तो गाइज आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अगर आप जम्मू कश्मीर से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि ये डच्ची गाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। विच कुड बी द मेमोरी ऑफ 10 विलेजेस दैट वर रिलोकेटेड फॉर इट्स फॉर्मेशन। तो इसका नाम डच्ची गाम इसलिए माना जाता है, कहते हैं कि जब इस नेशनल पार्क की एस्टेब्लिशमेंट की जाती है तो 10 गांवों को हटाकर उनको रिलोकेट करके इस नेशनल पार्क की एस्टेब्लिशमेंट की जाती है। द पार्क हैज बीन अ प्रोटेक्टेड एरिया सिंस 1910 फर्स्ट अंडर द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क इन द ईयर 1981। तो गाइस ये काफी पुरानी नेशनल पार्क है इंडिया में, यानी ये फर्स्ट क्या था, ये प्रोटेक्टेड एरिया था कब से? 1910 से लेके 1981 तक, और 1981 में इसको नेशनल पार्क का स्टेटस दिया जाता है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहा? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेटलैंड्स। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बार बार कहा है कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेशन रखने वाला हर एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस अगर किसी से आते हैं तो वो ये कंपोनेंट है, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी। तो वेटलैंड्स के रिगार्डिंग आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों में से आपको करेक्ट बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है इन इंडिया वेटलैंड्स आर रेगुलेटेड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 1986। कि जो वेटलैंड्स हैं इनको रेगुलेट करता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 1986। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है वेटलैंड्स इंटरनेशनल इज एन इंडिपेंडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स टू सस्टेन एंड रिस्टोर वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज फॉर पीपल एंड बायोडाइवर्सिटी। कि वेटलैंड्स इंटरनेशनल जो एक प्रकार का नॉन एनजीओ है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या काम करती है कि इन्वायरमेंट को सस्टेन करने के लिए रिस्टोर करना है वेटलैंड्स को, और जो इससे रिसोर्सेज मिलते हैं वो लोगों तक पहुंचाने हैं, और इसमें जिस प्रकार की बायोडाइवर्सिटी है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। ये वेटलैंड्स इंटरनेशनल के कुछ प्राइम ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो गाइज ये आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों में से आपको करेक्ट बताना है। ऑप्शन ए कह रहा वन ओनली, बी कह रहा टू ओनली, सी कह रहा बोथ वन एंड टू, डी कह रहा नाइदर वन नॉर टू। तो गाइज देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है बी, यानी सेकंड वाला पार्ट, क्योंकि ये जो वेटलैंड्स हैं ये 1986 के रूल्स से नहीं रेगुलेट किए जाते, बल्कि ये रूल्स हैं
2017 के। वेटलैंड्स आर रेगुलेटेड अंडर द वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017। तो गाइज ये अमेंड कर करके बार बार जो रूल्स नए दिए जाते हैं। इससे पहले जो 2010 वर्जन था ऑफ द रूल्स प्रोवाइडेड फॉर अ सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इसने क्या एक प्रकार का एम्पावर किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए, और उसमें ये बनाई भी गई। लेकिन जो 2017 के रूल्स आते हैं वो इस सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिप्लेस कर देता है। किसके साथ? इट रिप्लेसेस इट विद द स्टेट लेवल बॉडीज एंड क्रिएटेड अ नेशनल वेटलैंड कमेटी। की सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की बजाय अब क्या है? नेशनल वेटलैंड कमेटी विच फंक्शंस इन एन एडवाइजरी रोल। तो गाइज ये जो फंक्शन थे ये हर एक स्टेट को दे दिए गए हैं, और ये नेशनल लेवल की एक प्रकार की कमेटी का गठन हुआ है जो सिर्फ एडवाइजरी इसका रोल है, सिर्फ एडवाइज करती है स्टेट्स को कि किस प्रकार से वेटलैंड्स की सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। यानी एडवाइजरी कमेटी वो होती है जिसकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती हैं। The newer regulations removed some items from the definition of wetlands, including backwaters, lagoon, creeks and estuaries. तो गाइस ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि वेटलैंड्स में जिस प्रकार से बैकवाटर्स या जैसे समुद्र से किस प्रकार से पानी पीछे आता है उसे बैकवाटर्स कहते हैं, लेगून्स होगी, क्रीक्स होगी, दरिया के बीच में या किसी बड़े वाटर बॉडी के बीच में एक आइलैंड टाइप थोड़ी सी जगह अलग अलग पोर्शन उसके एस्चुरीज वो जगह होती है जहां पर रिवर का माउथ समुद्र के अंदर सबमर्ज कर जाता है, यानी रिवर का मुंह समुद्र के पानी के अंदर डूबा होता है। तो इस प्रकार की जो पहले 2010 के रूल्स के अंडर इन सब को वेटलैंड्स कहा जाता था, लेकिन 2017 में इन सब को रिमूव किया गया, इनको हटाया गया। Wetlands International is a global organization that works to sustain and restore wetlands and their resources for people and biodiversity। तो वेटलैंड्स इंटरनेशनल का क्या काम है? ये एक प्रकार की ग्लोबल एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है कि एक सस्टेनेबल वे में जो वेटलैंड्स हैं उनको रिस्टोर करना, उनकी डेवलपमेंट करना, और जितने भी रिसोर्सेज हैं चाहे लोगों से जुड़े हुए हैं चाहे बायोडाइवर्सिटी से जुड़े हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करना। It is an independent, not-for-profit global organization supported by government and NGO membership from around the world। तो गाइस जितनी भी इंटरनेशनल लेवल की गवर्नमेंट्स हैं सारी वेटलैंड्स इंटरनेशनल को सपोर्ट करती हैं, और सारे जितने भी एनजीओ के इस एनजीओ के मेंबरशिप है वो पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड से है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिलेगा। कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साउथ एटलांटिक एनोमली। कि साउथ एटलांटिक एनोमली क्या है, इसके रिगार्डिंग आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं। एनोमली होती है एक चीज नॉर्मल होती है, और एक नॉर्मल से हटकर कभी कभार उसमें अगर कोई उतार चढ़ाव या कोई नेचुरल फिनोमेना आता है तो उसे एनोमली कहा जाता है। साउथ एटलांटिक एनोमली इज अ रीजन अबव द साउथ Atlantic Ocean where there are a large number of charged particles that can damage sensitive instruments। तो गाइस ये कह रहा है कि साउथ अटलांटिक एनोमली एक ऐसा रीजन है साउथ अटलांटिक ओशन में जहां पर काफी सारे चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, और अगर उस पार्टिकल से ऊपर से कोई सैटेलाइट गुजरती है तो ये उसे डैमेज कर सकते हैं। All space telescopes are shut down when they pass through the South Atlantic anomaly। कि जब इस रीजन के ऊपर से कोई भी सैटेलाइट जाती है तो उसे स्विच ऑफ कर दिया जाता है, उसे बंद कर दिया जाता है। क्या ये रिगार्डिंग साउथ अटलांटिक एनोमली के करेक्ट है? तो गाइज आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों में से आपको करेक्ट बताना। ऑप्शन ए कह रहा वन ओनली, बी कह रहा टू ओनली, सी कह रहा बोथ वन एंड टू, डी कह रहा नाइदर वन नॉट टू। तो गाइज देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है बोथ वन एंड टू, यानी ये जो दोनों चीजें हैं ये करेक्ट हैं स्टेटमेंट्स। अब एनोमली क्या होती है? समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। गाइस जैसे कि एक सैटेलाइट अगर ऊपर से जा रही है तो ये नॉर्मल फंक्शन कर रही है, लेकिन अगर इसके फंक्शनिंग नॉर्मल फंक्शनिंग में किसी प्रकार की डेविएशन आती है, गड़बड़ी आती है, और जिसके द्वारा ये आती है उसको एनोमली कहते हैं। गाइस देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। देखिए साउथ अटलांटिक एनोमली इज अ रीजन अबव द साउथ अटलांटिक ओशन। तो गाइज ये आपका अटलांटिक ओशन आ गया, ये पैसिफिक ओशन आ गया, ये भी पैसिफिक ओशन है, ये हमारा भारत आ गया, ये इंडियन ओशन है, यहाँ पर आर्कटिक ओशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए जो साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, और उसके बाद साउथ अटलांटिक रीजन है, और उसके बाद
कुछ वेस्टर्न अफ्रीका का पार्ट भी इसमें आता है। और इससे ऊपर अगर कोई भी सैटेलाइट जाती है तो उसके फंक्शनिंग में दिक्कत होती है, यानी उसको ठीक रखने के लिए, उसको प्रोटेक्शन के लिए क्या करा जाता है कि जब इस रीजन के ऊपर से कोई सैटेलाइट गुजरती है तो उसे स्विच ऑफ कर दिया जाता है। It is a region where there are a large number of charged particles that can damage sensitive instruments। तो गाइस कुछ क्रिटिकल सैटेलाइट्स होते हैं या सैटेलाइट्स के बीच में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अगर इस रीजन से गुजरेंगे तो ये जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं उनको डैमेज कर सकते हैं। ऑल स्पेस टेलीस्कोप्स आर शट डाउन व्हेन दे पास थ्रू द साउथ अटलांटिक एनोमली। तो गाइस जितने भी स्पेस के सैटेलाइट्स हैं इसके ऊपर से जब गुजरते हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाता है। तो गाइस ये था आज का डिस्कशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को और खूबसूरत बनाने के लिए आप किसी प्रकार का सुजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या almightyguidance@gmail.com पर मेल करें। गाइज अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें लाइक किया करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को भी वीडियो को भी। गाइज अगर आप हर एक वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप ऑलमाइटी गाइडेंस को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तुरंत आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ यहाँ मिलेगा। पीडीएफ के अलावा अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बुक भी यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड की जाती हैं। उसके अलावा द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया। गाइज ये तीनों चारों न्यूज़पेपर्स हैं, ये सुबह ही अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर पोस्ट कर दिए जाते हैं। गाइज फेसबुक पर भी काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। इसी प्रकार की वीडियोस को सदा देखने के लिए आपको क्या करना है कि ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रिंग बेल आइकन पर ऑल को क्लिक करना है। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन या वीडियो ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर शेयर की जाती है तो आपको उसका तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो गाइज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।